नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में निरंतर आप लगे हुए हैं। साथियों, जैसा कि पिछले 2 दिन में मैंने वीडियो बनाए थे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर, फिर आप में से कुछ साथी बोले मैं ये बुक लेके आई थी, तो बीच में आप कुछ लोगों के कमेंट आ गए कि आप उस बुक के प्रश्न करवा रहे थे। ये बुक साथियों मैंने देखी, तो इसमें क्या है, प्रश्न मैं आपको इसमें से करवा दूँगी, लेकिन इसमें सेकंड ग्रेड के भी पेपर हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी पेपर हैं, कॉलेज व्याख्याता हिंदी के भी पुराने पेपर हैं, यानी जो आए हुए हैं। लेकिन साथियों इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे कि पहले हमारे पाठ्य पुस्तक की जो रचनाएं थी 11वीं 12वीं की वो चलती थी। कुछ प्रश्न उनमें से हैं, उन प्रश्नों को हम छोड़ देंगे साथियों। इसमें आज का जो हम प्रश्न पत्र करेंगे वो 2010 का प्रश्न पत्र है साथियों। अभी 2-4 दिन थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ घर में कोई काम करने वाले कारीगर वगैरह लगा रखे हैं, तो वो जब जाते हैं 6 बजे, उसके बाद मैं वीडियो बना पाती हूँ और फिर अंधेरा हो जाता है तो छोटा ही वीडियो बन पाता है। आप कह रहे थे कई साथी कि कम से कम आधे घंटे का वीडियो बनाइए, तो साथियों इतना वीडियो अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। हाँ, 15-20 मिनट तक का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी, 2-4 दिन में एक बार ये थोड़ी समस्या आ रही है, ये थोड़ी सोल्व हो जाएगी, उसके बाद मैं 20 मिनट तक का वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। कुछ साथियों के कमेंट थे कि आप कम से कम आधुनिक काल तो करवा दीजिए, वो श्रृंखला आप जारी रखिए। तो साथियों अगर आप लोग देखते हैं, आपको पसंद आते हैं वो वीडियो, कुछ लोग उनको अगर फ़ायदा मिलता है उससे, तो साथियों मैं वो भी आपको आधुनिक काल ज़रूर करवाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे पॉसिबल हो पाएगा, जैसे कि हम एक दिन इसके पुराने प्रश्न कर लेंगे, पुराने पेपरों के एक दिन हम उसके लिए वीडियो बना लेंगे साथियों। ऐसे करके मैं आपको आधुनिक काल ज़रूर करवाऊँगी। इसके साथ ही मैं आपको जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाले टॉपिक हैं, देवनागरी लिपि का विकास, वो थोड़ा छोटा टॉपिक है साथियों, वो भी मैं आपको, मेरे पास जो नोट्स हैं उनसे मैं ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि उसमें से सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, उसमें से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। तो आज तो साथियों वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप सब लोग अपने पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे रहिए और निरंतर समर्पित होकर तैयारी कीजिए। आज के इसमें वीडियो में हम करेंगे द्वितीय श्रेणी का पेपर आया हुआ है साथियों 2010 का, इसमें से हम 20 प्रश्न करेंगे आज। तो साथियों इसकी पहला ही प्रश्न जो है वो है, मधुकर्ण काव्य संकलन के रचनाकार कौन है। तो साथियों मधुकर्ण जो काव्य संकलन है, यानी कोई काव्य रचना है, उसके रचनाकार कौन है। 4 दे रखे हैं, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। जैसा कि इसमें उत्तर भी साथ में दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन फिर भी आप प्रश्न सुनते ही ये सोचें, मन में सोचें कि आपको ये प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी प्रकार से आप अपने मूल्यांकन करेंगे। इन चारों ही रचनाओं में साथियों, जैसे कि महादेवी वर्मा जी हैं, वो छायावादी रचनाकार हैं, छायावाद का प्रमुख स्तंभ है। राम कुमार वर्मा जी हैं, ये भी छायावाद के बाद के जो काल है, छायावाद के साथ साथ ही चलने वाले कुछ काल हैं। अन्य उनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, ये भी साथियों इनको दूसरा राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, ये आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और साथियों मधुकर्ण के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है, तो 1932 ईस्वी छायावाद का ही काल माना जाता है। तो इससे मिलती जुलती एक रचना और थी साथियों, मधुलिका। तो ये मैंने यहाँ लिख ली है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। ये मधुकर्ण है भगवती चरण वर्मा की, मधुलिका है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना। इससे मिलती जुलती थी, इसलिए मैंने आज लिखा साथियों। तो थोड़ा बहुत ऐसे मैं साथ में आपके लिए, आज तो मैंने एक ही रचना ये लिखी, लेकिन ऐसे मैं रोजाना आपको 20 प्रश्न करवाऊंगी, तो उनमें कुछ थोड़ा बहुत साथ में मैं ऐड करती हुई चलूँगी। पहले वो 20 प्रश्न मैं खुद पढ़ के और उसमें से नोट्स में से कुछ ऐड करती हुई चलूँगी साथियों आपके लिए। दूसरा प्रश्न है साथियों, व्याकरण की दृष्टि से ओकार बहुला बोली कौन सी है। तो आपको जो हमारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाली जो हमारी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उन सबको आपको याद करना है। तो उनमें जो हरियाणवी बोली है वो ओकार बहुला है। व्याकरण की दृष्टि से हरियाणवी बोली ओकार बहुला बोली है। इसका अर्थ है हरियाणवी बोली में अधिकतर शब्दों के प्रारंभिक अक्षर में ओ का ज़्यादा, ओ स्वर जो होता है उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है साथियों, इसलिए ओकार बहुला बोला जाता है उसको। फिर है बेसल नाही जाई छ हिंदी की किस बोली का वाक्य है। तो साथियों ये गुजराती बोली का वाक्य है। हालांकि 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है, लेकिन आजकल ऐसी बोलियों का वाक्य देकर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है साथियों। हाँ, भाषाएं उपभाषाएं जरूर पूछ ली जाती हैं, उनका क्षेत्र पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसी किसी बोली का वाक्य नहीं पूछा जाता है। कहीं आप ये सोचो कि ऐसी सारी बोलियों के वाक्य हमें कैसे याद होंगे। फिर है साथियों, गुरु दाघा चेला
जलिया है विरहा लागी अग्नि, पंक्ति कबीर के किस अंग से उद्धृत है? तो साथियों ज्ञान विरह को जो अंग है उससे ये पंक्ति ली गई है। जैसे कि हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी कबीर जी के पद हैं, सेकंड ग्रेड में भी कुछ पद हैं साथियों, तो उनके जो अंग हैं उन अंग में से वो आपको याद करने हैं कौन से क्या पद हैं। तो आपको ये पंक्ति पढ़कर ही जो साथियों आपको अनुमान लग जाएगा। विरह लागी अग्नि जैसे ज्ञान विरह का अंग है, तो इस प्रकार से आप उस थोड़ा हिंट दे दे के कुछ याद करोगे ना आप, खासतौर से आपके जो भी अंग शामिल है उसी अंग के आपको लगभग सभी जो दोहे हैं जो पद्य है उसका आपको याद होना चाहिए साथियों। उपयुक्त पद्यांश ज्ञान विरह को अंग से उद्धृत है। कबीर के सभी पदों का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने बिज्जक नाम से किया था, और बिज्जक के फिर 3 भाग हैं साथियों, रमैनी, साखी और शबद। साखी में दोहे हैं जो 59 अंगों में विभक्त हैं। फिर है साथियों अवधू ज्ञान लहरी धुनी मांडी रे, पद के लिए कबीर ग्रंथावली में गायन में किस राग का निर्देश किया गया है? तो साथियों ये राग गौड़ी है। फिलहाल अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे राग शामिल नहीं हैं, रीतियाँ ज़रूर शामिल हैं। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में तो रीति भी नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड में रीतियाँ शामिल हैं साथियों, लेकिन राग वगैरह नहीं पूछा जाता है आजकल। उपयुक्त पद की राग गौड़ी है। फिर अगला प्रश्न है यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलहु न संदेहा। बालकांड में इस कथन के वक्ता कौन है? तो साथियों इस कथन के वक्ता हैं नारद जी। आपको बालकांड के भी जो शुरुआती कुछ जो पद्य दिए गए हैं उनके और शुरुआत में सबसे पहले किसकी वंदना की गई है, ऐसे कुछ आपको बालकांड से भी ज़रूर याद करने हैं साथियों। शुरुआती और जो अंतिम पद्य होते हैं वो तो उनके तो लेखक किसने क्या कहा है वो आपको याद होने चाहिए। फिर है अगला प्रश्न सै नहीं रघुपति नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। पंक्ति में किसको रोका गया है? तो सै नहीं रघुपति, इसमें साथियों लखन को रोका गया है। यानी जब परशुराम और जब सीता जी का संविवर हो रहा था उस समय जब राम ने धनुष तोड़ दिया था शिव जी का, उस समय परशुराम जी क्रोधित होकर आए थे। तो जब क्रोधित परशुराम जी को देखकर लक्ष्मण भी उनके साथ वापस कटु वाक्य में बात करने लगे, तब श्री राम ने लक्ष्मण को रोका था। जब परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच वाक युद्ध चल रहा था, यानी वाणी से वो एक दूसरे पर प्रहार कटाक्ष कर रहे थे, तो लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को देखते हुए राम ने इशारे से लक्ष्मण को बोलने से मना किया, क्योंकि लक्ष्मण और अधिक बोलते तो परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो जाते। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, तो ज्ञान बोध के रचनाकार हैं साथियों मलुकदास। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर किसी न किसी परीक्षा में घुमा फिरा कर इस रचना 1-2 परीक्षा के बाद इसको पूछ लिया जाता है साथियों। ज्ञान बोध के रचयिता मलुकदास जी हैं। इस रचना में निर्गुण ब्रह्म की अंतर साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति का 5 खंडों में वर्णन किया गया है। मलुकदास जी को आलसियों के समर्थक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। तो ये जो आलसियों के जो समर्थक हैं वो भी मलुकदास जी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पंक्ति कही थी कि ना तो अजगर कोई काम करता है और ना ही पंछी कोई काम करता है, लेकिन दास मलुका कह गए हैं कि राम सबको देते हैं खाने के लिए। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है ज्ञान बोध साथियों। आदिकाल की अत्यंत ही सरस रचना बसंत विलास के प्रथम संपादक कौन थे? यानी बसंत विलास जो रचना मिली थी आदिकाल में, उसका संपादन किसने किया था? तो प्रथम संपादक पूछा है साथियों। प्रथम संपादक थे केशवलाल रसदराय ध्रुव। बसंत विलास 84 छंदों में रचित श्रृंगारिक काव्य रचना है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का सुंदर चित्रण है। इसका रचनाकाल 13वीं सदी है। इसके प्रथम संपादक केशवलाल रसदराय ध्रुव हैं साथियों। फिर है प्रेम रंग पगे जगमगे जगे, जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो साथियों प्रेम रंग में तो जैसे रीतिकालीन जो कवि थे उनकी ही ज़्यादा रचनाएं मिलती हैं। तो आपको पता है आलम जो है इस पंक्तियों के रचयिता हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता आलम हैं। आलम रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे साथियों। तो आपको रीतिकाल के जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो और 2-3 प्रमुख कवि हैं उनका आपको नाम लिखना है साथियों कमेंट बॉक्स में, क्योंकि साथ साथ आप कुछ लिखोगे तो आपको याद होगा, आपको याद आएगा। जैसे कि यहाँ नाम दे रखे हैं, तो जैसे 4 ऑप्शन है तो आप चारों ऑप्शनों को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से रचनाकार जो हैं वो रीति मुक्त काव्य के थे, कौन से रीतिबद्ध के थे, कौन से रीति सिद्ध के थे। तो आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है चरण कमल बिलमाणी। पंक्ति में बिलमाणी शब्द का अर्थ है, बिलमाणी शब्द का अर्थ है साथियों यहाँ न्यौछावर हो जाना, यानी चरण कमलों प्रभु के जो चरण रूपी कमल हैं उनके ऊपर
जो भक्त है वो न्योछावर हो जाना चाहता है। उपयुक्त पंक्ति मीराबाई की है। यहाँ बिलमाने का अर्थ है न्योछावर हो जाना। कहने का भाव यह है कि मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में न्योछावर होना चाहती है। तत्कालीन समाज में जब स्त्रियों को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था, उस समय मीरा संतों के साथ सत्संग करने लगी थी। वास्तव में दुसाध्य कार्य है, इसलिए ही मीरा स्त्री मुक्ति की प्रथम आवाज़ मानी जाती हैं। फिर है साथियों, अपने अंग के जाने के जोबन नृपति प्रवीण स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। दोहे में बिहारी का ज्ञान प्रकट होता है। यानी किस प्रकार का बिहारी का इसमें ज्ञान प्रकट होता है। तो बिहारी के जो आपके 25 दोहे शामिल हैं फर्स्ट ग्रेड में, उन दोहों को साथियों आपको अच्छे से, सभी का आपको हिंदी अनुवाद भले ही याद ना हो, लेकिन किस पंक्ति में बिहारी जी का कौन सा ज्ञान प्रकट हो रहा है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बिहारी जी के दोहों से पूछे जाते हैं। क्योंकि बिहारी जी सर्वज्ञाता थे साथियों, उनको बहुत सारी जो अलग अलग उनको अलग अलग फील्ड का ज्ञान था। तो अपने हर दोहे में वो किसी न किसी क्षेत्र का अपना ज्ञान दर्शाते थे। तो इसमें राजनीतिक चेतना का उनका ज्ञान दर्शाया गया है। इस दोहे के द्वारा उन्होंने ज्ञान दर्शाया है राजनीतिक चेतना का। बिहारी ने यहाँ नायिका के अंगों में विकास की तुलना एक राज्य की शक्तियों से की है। हर राज्य का ये कर्तव्य है कि अपनी शक्तियों में इजाफा करे। इस पद से बिहारी की राजनीतिक चेतना का ज्ञान मिलता है। खरी पात्री कान की का अर्थ है कान का कच्चा होना। ये एक प्रकार का मुहावरा है साथियों। कान का कच्चा होने का अर्थ है बिना सोचे समझे हर किसी की बात मान लेना। बिहारी की एक दोहे में एक सखी नायिका से कहती है कि तू कान की कच्ची है, तुम्हारा प्रियतम अन्य किसी स्त्री के साथ रतिक्रम नहीं करेगा। ये बिहारी जी के दोहे से एक लाइन ली गई है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, जपे बड़खानी जठे सुने कायरा साल में। सुने कायरा साल का अर्थ क्या है? तो साथियों, सुने कायरा साल का अर्थ जो है वो कायरों के लिए कांटा है। सूर्यमल मिश्रण की जो हमारे एक रचना शामिल थी साथियों सेकंड ग्रेड में, अभी भी है शायद, तो उससे ये लिया गया है। सूर्यमल मिश्रण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं। उनके अनुसार उनके द्वारा रचित वीर सतसई वीर यक्षणी व कायरों को कांटे की तरह चुभने वाली है। यानी अपने वीर सतसई के बारे में उन्होंने ये लाइन लिखी है। फिर है साथियों, आपको शायद थोड़ा सा दिखने में परेशानी होगी साथियों, माफ़ी चाहूँगी। अगला जो हमारा प्रश्न है 15 का, वो है साथियों, बिकम वर्षा बीतियो गण चो चंद गुणीस में किस संवत के बीतने का उल्लेख है? तो साथियों, यह सन संवत की बात हो रही है 1914 में। ये पंक्ति 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसके संबंध में ये पंक्ति है। और सूर्यमल मिश्रण द्वारा सूर्यमल मिश्रण की ये पंक्ति है। तो 1914 विक्रमी संवत की बात कर रहा है साथियों। विक्रमी संवत हमेशा सन संवत से 57 वर्ष आगे चलता है। तो 1914 में से हम 57 घटाएंगे तो फिर साथियों 1857 ईस्वी आ जाएगा। तो ये 1857 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी, पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय की ये पंक्ति है साथियों। फिर है, पविकाय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पविकाय शब्द साथियों भीम के लिए प्रयुक्त हुआ। पविकाय का मतलब होता है बहुत अधिक शक्तिशाली। हर युद्ध के पहले द्विविधा लड़ती उबलते क्रोध से, पंक्ति में द्विविधा शब्द है साथियों। सेकंड ग्रेड में व्याकरण के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो द्विविधा शब्द यहाँ एक संज्ञा शब्द है। फिर अगला प्रश्न है, सापित ने यहाँ है कोई तापित पापी यहाँ है, पंक्तियों का वक्ता है। तो यहाँ साथियों मनु है। उपयुक्त पंक्ति मनु ने कही है। ये पंक्ति कामायनी के आनंद सर्ग से ली गई है। सेकंड ग्रेड में आपके आनंद सर्ग है साथियों। कामायनी में वैसे 15 सर्ग हैं, उन सभी सर्गों के भी आपको नाम याद होने चाहिए क्रम से, लेकिन यहाँ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है शायद, अभी भी है, ध्यान में नहीं है साथियों पूरी तरह तो, लेकिन अभी भी है शायद आपके आनंद सर्ग। तो उसी की ये पंक्ति है और ये पंक्ति मनु ने कही है। ब्रह्मर गीत का मूल उद्गम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के किस अध्याय से है? तो साथियों 44वें अध्याय से है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी ब्रह्मर गीत काव्य का मूल उद्गम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के आधार पर हुई है। सूरदास ने 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में पद संख्या 12 से 21 तक के पदों का जो है आधार पर की है। तो साथियों ये यहाँ इन्होंने बी दे रखा है, लेकिन ये इसका उत्तर जो है वो साथियों 47 में आएगा, क्योंकि 47 में इस 10वें स्कंद के 47वें अध्याय से साथियों ये लिया गया है। तो आपको इसमें ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 20 का, जा दिन ते हम तुमते बिछुड़े, पंक्ति में हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो साथियों कृष्ण व बलराम के लिए ये पंक्तियाँ जो हम वो गोपियाँ कह रही हैं, कृष्ण और बलराम उनसे बिछुड़ के चले गए हैं। कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तब उन्होंने उद्धव को संदेश देकर नंद बाबा और यशोदा के पास भेजा था और कहा था कि जिस दिन हम दोनों भाई आपसे बिछड़े हैं तब से यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम दोनों जल्द ही आएंगे। यानी श्री कृष्ण ने अपना संदेश देकर भेजा था उद्धव को, जो वृंदावन वासी थे वहाँ उनके लिए अपना जो संदेश भेजा था साथियों ब्रजवासियों के लिए। उस समय उनकी ये पंक्ति कही है कि जा दिन ते हम तुमते बिछुड़े, तो हम शब्द उन्होंने अपने लिए और अपने भाई बलराम के लिए प्रयुक्त किया था। तो ये था साथियों हमारे आज के 20 प्रश्न। हम इससे आगे के प्रश्न हैं जो बाद में करेंगे क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है साथियों और आपको प्रश्न शायद साफ दिखाई भी नहीं दे रहे हों। तो इसी तरह से साथियों हम 20 नहीं तो 25, 30 प्रश्न जो है हम करेंगे आगे की वीडियोज़ में। अभी मैंने आपको बता दिया है साथियों 5-7 दिन की थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे आज हमारे 20 प्रश्न ये हो गए तो कल या तो हम पहले लगातार आप बता देना साथियों एक पेपर हम इसमें से कर लें 20-20 प्रश्न करके, या फिर जैसे अगर पॉसिबल होगा बड़ा वीडियो बन पाएगा तो साथियों हम एक साथ 30-40 प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि ऐसे 20-20 प्रश्न में तो कई दिन में ही नहीं होंगे हमसे ये जो हमारा ये किताब है ये। तो साथियों आगे हम और आपके लिए आधुनिक काल के भी मैं आगे बचे हुए मेरे नोट्स में से वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे। एक साथी का एक बहन का ये भी कमेंट्स था कि ऐसे प्रश्न उत्तर तो बहुत सारे करवा रहे हैं सर, मैराथन महामैराथन आपके नोट्स हमें अच्छे लगे, आप अपने नोट्स में से हमें पढ़ाइए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी साथियों कि मैं आपको उस आधुनिक काल ज़रूर करवाऊँ अपने नोट्स में से, और 2-4 कोई छोटे छोटे बिंदु हैं वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊँ। तो ऐसे ही मैटर से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे साथियों। आप इन वीडियोज़ को इतना प्रेम देते हैं, देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए मैं आप सभी की तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ साथियों। और आप लगातार अपनी मेहनत जारी रखिए साथियों, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आप साथियों अपनी सफलता के करीब जाते जाएंगे। और इस समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी किताबों के अपने पाठ्यक्रम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए साथियों। तो मेरी दुआएं मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है साथियों। जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।